हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक हम 67th बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स का वेटेज है। आपको पता है कि करीब 30 के आसपास आपको करंट अफेयर्स यहाँ से देखने को मिलते हैं। इंक्लूडिंग आपको नेशनल करंट अफेयर्स भी रहता है और उसमें बिहार से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स रहते हैं। तो यहाँ पर हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें करीब हम 1000 एमसीक्यूज देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। और ये जो करंट अफेयर्स होंगे ये जनवरी से होंगे। आपको जनवरी 2021 से लेके, अगर नवंबर में एग्जाम होता है जैसे कि कहा गया है 20 नवंबर को, तो हम अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। ओके, तो जनवरी 2021 से लेके अक्टूबर 2021 तक का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। तो इसमें करीब 1000 एमसीक्यूज होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो इसका जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं सेट वन। हर वीडियोस में 1000 एमसीक्यू नहीं आएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मतलब ये टोटल एमसीक्यू जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हर सेट में 25 क्वेश्चंस आएंगे जिसके हम थोड़ा सा अलग अलग डायमेंशन से उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हर एमसीक्यूज के बारे में। तो करंट अफेयर्स आपका तैयार होना चाहिए। कुछ विदाउट करंट अफेयर्स आपका सिलेक्शन नहीं होगा प्रीलिम्स में, ये तो आपको पता है। 30 क्वेश्चन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज। साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स ये सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं आपको बीपीएससी में। ओके, तो सेट वन में 25 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किस राज्य ने एससी एसटी यानी कि एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए मुख्यमंत्री अनुकृत कोचिंग योजना शुरू की गई है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर अनुकृति कोचिंग योजना फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, तो इस योजना का नाम है चीफ मिनिस्टर अनुकृति कोचिंग योजना, जो कि एससी एसटी ओबीसी या फिर इसके अलावे जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके लिए भी है, या फिर जो ईबीसी में आते हैं, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस कहते हैं, उसके लिए भी है। ओके, तो आपको बताने कि किस स्टेट के द्वारा ये शुरू किया गया है। 2 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए कि किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया। कमेंट में आप बताएंगे, जहां पर आपका चैट चल रहा होगा ना वहां पे आप बताएंगे। चलिए, तो ये जो योजना है ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। तो इस योजना में क्या है कि जो एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी या फिर ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि जितने भी एससी एसटी या ओबीसी या माइनॉरिटी आते हैं सबको प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, कुछ क्राइटेरिया जैसे कि क्या होगा, 10th एंड 12th का कितना मार्क्स है, इसके अलावे उनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख एनुअली। ओके, ईयरली 8 लाख इनकम से कम होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिनके क्राइटेरिया के बेसिस पर इनको सिलेक्ट किया जाएगा कि किन को फ्री कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज एससी एसटी या ओबीसी में सबको ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हम करीब अप्रोक्स 50% इसके अंदर जो फैसिलिटी होगी वो हम गर्ल्स को भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि गर्ल्स के भी लिटरेसी रेट को बढ़ावा दिया जा सके। फ्री कोचिंग मिलेगी तो पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा उनमें इनकरेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, 1098 कैरेट का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश से खोजा गया? वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट डायमंड ऑफ 1098 कैरेट हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच कंट्री? ओके, किस कंट्री से 1098 कैरेट का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 2 सेकेंड्स। जब टाइप कीजिए ना तो ये आप ऑप्शन टाइप कीजिए, 1 होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, ये टाइप कीजिए। कंट्री टाइप मत करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाए। 2 सेकेंड का तो मैं समय ही दे रहा हूँ। ओके, चलिए, आंसर होगा बोत्सवाना। बोत्सवाना, अब देखिए ये बोत्सवाना जो पड़ता है ये आपको अफ्रीकन कंट्री है। दिस इज अफ्रीकन कंट्री, यानी कि अफ्रीका में पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं।
एक तो ये पूछ सकता है कि तीसरा जो सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है हाल फिलहाल में, वो कितने कैरेट का है? तो 1098 कैरेट, ये याद रखना है आपको। कौन से कंट्री से है? तो बोत्सवाना। ये भी पूछा जा सकता है कि किस कॉन्टिनेंट से है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आएगा। ओके, तो तीन तरीके से यहां पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू की है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021? ये वन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, दिस इज 2021। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, कृषि विविधीकरण योजना 2021। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, तो ये योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर में कई सारी चीजें उगाई जाएंगी। एक तो क्रॉप्स में बहुत सारी वेराइटीज होंगी, यानी कि जो फसलें होंगी वो कई तरीके की फसलें होंगी। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर यानी कि जिसमें आपको सब्जियां उगाई जाती हैं, या फिर फल फूल जो होते हैं वो उगाए जाते हैं, इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण लाया जाएगा, कई सारी प्रकार की यहाँ पे फसलों को उगाया जाएगा। टारगेट क्या है? 2022 तक जो फार्मर्स का इनकम है डबल करने का टारगेट है। 2021 तो चल ही रहा है, यानी अगले साल तक डबल भी करना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया, या कृषि विविधीकरण योजना को लागू किया गया। इसके अंदर क्या होगा कि कुछ सब्सिडी पर आपको फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो बीज वगैरह होते हैं, सीड्स वगैरह फसलों के, वो भी इसके तहत आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने ब्रिक्स यानी कि BRICS ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? विच कंट्री हैज होस्टेड द ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट कॉन्फ्रेंस? ओके, ब्रिक्स कंट्री के द्वारा आयोजित किया गया है ये ग्रीन हाइड्रोजन समिट कॉन्फ्रेंस, या फिर हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन किस कंट्री के द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, नाउ दिस इज द इंडिया। इंडिया के द्वारा इस साल, यानी कि 2021 का जो साल है, 2021 में इंडिया के द्वारा इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी कि मेजबानी कौन करेगा? हिंदुस्तान करेगा। वैसे यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ये सारे ब्रिक्स कंट्रीज के हैं। ओके, तो लेकिन इस साल इंडिया के पास ये जिम्मेदारी है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन समिट कॉन्फ्रेंस जो ब्रिक्स का है उसकी होस्टिंग करेगा। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि इसका हाइड्रोजन का यूज फ्यूल के लिए किया जा सके, और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। तो इसके लिए कहा गया कि पॉलिसी बनाना या फिर पॉलिसी के रेगुलेशन का काम, यू नो इसके साथ साथ फंडिंग करनी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना है किसी प्रोजेक्ट में जो कि हाइड्रोजन से रिलेटेड हो। ओके, या फिर बिजनेस मॉडल तैयार करने के लिए किसी तरीके के आपको असिस्टेंट की जरूरत हो, वो सारे आपको इस योजना या इस कॉन्फ्रेंस के तहत इसको डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो ये इंडिया इसको होस्ट करने वाला। क्वेश्चन नंबर 5, चिराग परियोजना के लिए किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? Which state government has done an agreement with the World Bank for चिराग स्कीम? यहां पर लिखा गया है कि $100 मिलियन, यानी कि विश्व बैंक इनको $100 मिलियन देने वाला है। ओके, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा होगा। बताइए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। किस राज्य सरकार का है ये? ओके, हो गया। आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने चिराग परियोजना की शुरुआत ये 2018 के जनवरी में इन्होंने की थी, 2018 के जनवरी में। तो ये तो 2018 का परियोजना है, लेकिन न्यूज में इसलिए है क्योंकि विश्व बैंक के साथ अभी इनका एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें विश्व बैंक ने इनको $100 मिलियन देने की बात की है। ओके, तो ये आप याद रखना है, चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ के द्वारा इसको शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6,
किस अरब देश के साथ चीन ने 25 साल का रणनीतिक या फिर सामरिक समझौता किया है? with which Arab country China has done 25 years strategic agreement? Okay? किस अरब देश के साथ चाइना ने 25 साल का सामरिक या फिर रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट यहां पर किया हुआ, ये आपको बताना। ओके, हो गया। चलिए, दिस इज द ईरान। ईरान के साथ यहाँ पर चाइना ने 25 साल का ये स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट या फिर रणनीतिक या सामरिक समझौता यहाँ पर किया हुआ है। आपको ये पता होगा कि ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील था जो यूएसए एंड यूएसए के पार्टनर जो थे उन्होंने किए थे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, और इस डील के एक्सपायर होने के बाद इसको बाद में रिन्यू नहीं किया गया। साथ ही साथ अब आप ये देखेंगे कि उसके बीच उसकी वजह से क्या हुआ कि ईरान और अमेरिका के बीच में थोड़े से प्रॉब्लम चलने लगे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। तो यहाँ पर इस वजह से चाइना ने इसका फायदा उठाया और चाइना ने ईरान के साथ ये 25 साल का एग्रीमेंट किया। इसके तहत क्या होता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ओके, इसके साथ इकोनॉमी के साथ साथ सिक्योरिटी, हर तरीके की सहायता यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की गई है चाइना के द्वारा ईरान को। तो यहाँ पर हथियार यानी कि वेपन्स भी यहाँ पर ईरान को प्रोवाइड करने की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने दुनिया का, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर फॉर्म प्रयोग शुरू किया? Which state has started the world's first genetically modified rubber form experiment? कहने का मतलब है ये दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट यहाँ पर लगाया गया है एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो किस स्टेट में लगाया गया है ये बताना है आपको। ओके, नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, असम। और असम में गुवाहाटी में ये आपको लगाया गया। ये दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है। रबर यानी कि रबड़ जो होता है जिससे निकलता है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है और ये दुनिया का पहला ऐसा प्लांट। ओके, इसको असम में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगाया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो रबर होता है या रबड़ जो होता है ये एक होता है ऐसे क्लाइमेट में होता है जहां पर आपको ज्यादा गर्मी और रेनफॉल होती है, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, जहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलती है यानी कि सदाबहार वन जहां पर आपको मिलते हैं। ओके, वहीं पर आपको रबर का कल्टीवेशन किया जाता है। तो अब चूंकि इस तरीके का क्लाइमेट असम में नहीं मिलता, असम में थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है हिमालय का भी, तो एवरग्रीन टाइप का तो वहां पर क्लाइमेट मिलता नहीं। तो यहाँ पर क्यों लगाया गया, ध्यान दीजिए, ये क्या है, आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर है ये। यानी कि इस रबर के प्लांट में कुछ ऐसे जीन्स को इंसर्ट किया गया है ताकि ये कोल्ड कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। तो असम में भी थोड़ी सी कोल्ड कंडीशन आपको विंटर सीजन में देखने को मिलती है, वैसा तो आपको इक्वेटर के आसपास देखने को मिलता नहीं, जहां पर ट्रॉपिकल रीजन में जहां पर इसकी खेती होती है। तो इसलिए वैसे असम में इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह या फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको लगाया गया है कि जो इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है जेनेटिक रूप से वो सफल होता है नहीं, इसको चेक करने के लिए लगाया गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। शहर का अगर नाम पूछे तो गुवाहाटी, तो इस तरीके से भी याद रखिएगा। अगर स्टेट का नाम ना पूछ के सिर्फ शहर का भी नाम पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? विच सिटी इज इन फर्स्ट प्लेस इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, बताइए आंसर।
हो गया। चलिए, तो ये आपको ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 है। इसमें पहले नंबर पर आपका, फर्स्ट नंबर पर आपका बेंगलुरु है। ओके, अब यहाँ लिखा है रिलीज इन मार्च 2021, यानी कि ये जो इंडेक्स है ये मार्च 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। तो आपसे लॉन्च डेट भी पूछा जाता है यूपीएससी में, कभी कभी इस तरीके की डेट भी वो पूछता है। तो मार्च 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल जानकारी और आप लीजिए। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है इंडेक्स? ये जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन और हाउसिंग अफेयर्स आप कह सकते हैं। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। और ये जो इंडेक्स होता है ये दो तरीके का होता है। एक उन शहरों के लिए या टाउन या सिटीज के लिए जहां का पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या जो होती है वो 1 मिलियन से ज्यादा हो। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। और ये दूसरे टाउन्स के लिए जहां का पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या 1 मिलियन से कम हो। तो ये दोनों तरीके के शहर के लिए ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में पहला स्थान है बेंगलुरु का, और 1 मिलियन से कम शहरों में पहला स्थान है किसका? शिमला का। 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन वाले शहरों में पहला स्थान है शिमला का। अब यहां पर बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में 1 मिलियन से कम शहरों की इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर जो शहर आता है इसमें वो है आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार का ये 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन वाले सिटीज में सबसे निचले स्थान पर है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। तो ये दोनों तरीके से याद रखना है। 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन पर बेंगलुरु पहले स्थान पर है, और शिमला 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन वाले में पहले स्थान पर। बिहार की बात करें तो 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन की कैटेगरी में मुजफ्फरपुर सबसे निचले स्थान पर यहाँ पर देखने को मिलता है। मुजफ्फरपुर, ये शायद स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात हो रही थी, यहाँ की स्थिति ये है। खैर चलिए, 9th, ई परिवहन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। ई परिवहन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ई ट्रांसपोर्टेशन। बताइए आंसर। हो गया। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने ई ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया हुआ है या फिर ई परिवहन स्टार्ट किया हुआ है। तो ई परिवहन या ई ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब जितने चीजें ये चलेंगी ट्रांसपोर्टेशन में वो सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रिकल होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलेंगी। चाहे आप मोटरसाइकिल की बात करें, बाइक की बात करें, चाहे आप बसेस की बात करें, चाहे आप कार्स की बात करें, चाहे आप ट्रेन की बात करें, एनीथिंग जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है ये सारी की सारे अब इलेक्ट्रिक से वह चलेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि तुरंत अभी लॉन्च हुआ तो सब इलेक्ट्रिक से चलने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये फेज्ड मैनर में होता है, धीरे धीरे इसको अप्लाई किया जाता है। ओके, क्योंकि आपको इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना पड़ेगा, और सभी के पास, जिनके पास क्या डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनका क्या होगा, तो अचानक के लागू नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे, लेकिन इस तरीके से पूरा होलिस्टिक अप्रोच से ई परिवहन स्कीम लॉन्च करने वाला ये देश का पहला राज्य। नेक्स्ट, 10th नंबर, 2021-22 में कौन सा ऊर्जा मिशन यहाँ पर शुरू किया जाने वाले भारत सरकार के द्वारा? विच एनर्जी मिशन इज प्लान्ड टू स्टार्ट इन 2021 एंड 2022? 2022-21 में कौन सा ऊर्जा मिशन इसमें से आपको शुरू किया जाएगा? मीथेन एनर्जी मिशन, ऑक्सीजन एनर्जी मिशन, नाइट्रोजन एनर्जी मिशन एंड हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। हो गया, दिस इज द ऑप्शन डी, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। यहां पर बात की गई है स्टार्ट करने की, किसमें? 2021-22 में इसको स्टार्ट करने की बात की गई है।
तो अगेन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का पर्पस क्या होगा? हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। हाइड्रोजन और प्लस जो गैसेस होती हैं लाइक सीएनजी वगैरह होती हैं, इनका मिक्सर किया जाएगा और इसका यूज किया जाएगा किसमें? ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, ताकि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन पर जो हमारी डिपेंडेंसी है इसको कम किया जा सके। तो हाइड्रोजन को मिक्स यहाँ पर और गैसेस सीएनजी या एलपीजी से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको मिला के यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कौन सा विश्वविद्यालय दुनिया का, अगेन दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसने 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाए? Which university has become the world's first university which made 125 smart classrooms? हो गया? द आंसर इज बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, यानी कि बीएचयू। आपको पता होगा कहां पर है, बनारस में, ये यानी कि यूपी में है ये। ओके, ये दुनिया का इकलौता या एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसने 125 स्मार्ट क्लासरूम इन्होंने बनाए हैं। अदरवाइज इतने स्मार्ट क्लासरूम और किसी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य ने ई पंचायत प्राइज 2021 यानी कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 में पहला स्थान हासिल किया है? Which state has achieved the first position in e-पंचायत प्राइज 2021? उस राज्य का नाम आपको बताना है जिसको पहला प्राइज, पहला स्थान मिला हुआ है। हो गया? द ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ई पंचायत प्राइज या ई पंचायत पुरस्कार में 2021 में पहला स्थान मिला हुआ है। यहां से एक तरीके से और क्वेश्चन आ सकता है कि ई पंचायत प्राइज या पुरस्कार 2021 किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये लॉन्च किया जाता है या रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ओके, यानी कि हिंदी में पंचायत मंत्रालय के या पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट पूछेगा, वो ये भी पूछ देगा किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये सब पूछा जाता है। वीडियो देखिएगा एक दो बार, दो तीन बार, तो सुनने से जल्दी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, वरुण 2021, वरुण 2021 युद्धाभ्यास किसके बीच में किया गया? वरुण 2021 वॉर एक्सरसाइज इज बिटवीन, ये आपको बताना है। आंसर इज डी, इंडिया फ्रांस नेवी। ओके, तो इंडिया एंड फ्रांस की नेवी के बीच में ये आपको युद्धाभ्यास या फिर वॉर एक्सरसाइज ये किया गया, और ये किया गया कहां पर? आपको अरेबियन सी में। कहां पर? अरेबियन सी में ये आपको किया गया है। वरुण 2021 वॉर एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया एंड फ्रांस नेवी के बीच में, याद रखिएगा, यानी कि जल सेना या नौसेना का ये युद्धाभ्यास है, थल सेना या फिर एयरफोर्स का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में ऑनलाइन बिस्तर बुक करने के लिए, यानी कि जो बेड्स होती हैं उनको बुक करने के लिए एक ऐप बनाया है जिसका नाम है अमृत वाहिनी ऐप? ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अमृत वाहिनी ऐप टू बुक ऑनलाइन बेड्स इन हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में बेड्स को बुक करने के लिए, ऑनलाइन बुक करने के लिए अमृत वाहिनी ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, ये आपको बता। ऑप्शन इज सी, झारखंड। झारखंड ने कोविड के टाइम पर ये अमृत वाहिनी ऐप को बनाया जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं उनकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ओके, इसमें और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना काफी है, इतना ही पूछेगा उसके बारे में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है?
व्हेन इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन बी 16 मार्च इज द राइट आंसर, जब आपको राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है या फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। आपको पता है डायरेक्ट डे से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके की ये सब आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब चूंकि कोरोना का वैक्सीन वगैरह का भी सारा प्रोग्राम चल रहा है, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहां की गई? ओके, स्टेट का नाम बताना है। वेयर वॉज द स्टार्ट ऑफ बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट इन जनवरी 2021? आंसर इज ओडिशा। ओके, ओडिशा में बिंदु सागर, यानी कि बिंदु सागर क्या है? ये एक वाटर बॉडी है, जैसे तालाब वगैरह होती है ना, उस तरीके की एक वाटर बॉडी है जो आपको उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ती है। ये उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर, ये उसी में पड़ता है बिंदु सागर। तो उसकी सफाई की जा रही है, तो उसके लिए एक स्कीम या प्रोजेक्ट लाया गया सफाई करने के लिए, बिंदु सागर सफाई परियोजना या बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट। ओके, और यहाँ पर राज्य सरकार का कहना है कि इस बिंदु सागर को साफ करके वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह उसको डेवलप करना चाहते हैं, या फिर जो पिलग्रिमेज वाले लोग होते हैं ना, या फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके तौर पर भी उस जगह को वो विकसित करने वाले हैं, बिंदु सागर को। ओके, तो डायरेक्ट परियोजना का नाम ना पूछ के ये भी पूछा जा सकता है कि बिंदु सागर ये कहाँ पर पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है। ओके, और किस शहर में पाया जाता है? तो शहर इज भुवनेश्वर। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा? माउंट अन्नपूर्णा एक पीक है, एक शिखर है, पर्वतीय शिखर, जिस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, ये आपको बताना। आंसर इज सी, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते पहली भारतीय महिला है जिन्होंने अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की। ओके, ये एक पर्वतारोही है। अब यहां से एक अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, ये तो नाम हो गया कि इनका नाम है, इन्होंने फतेह किया। ये जो माउंट अन्नपूर्णा है, ये है कहाँ? ये आपके हिमालय रीजन में ही पड़ता है। ओके, ये हिमालय में ही पड़ता है, बट ये हिमालय के नेपाल में पड़ता है। नेपाल में जो हिमालय का रीजन है, ये वहां पर पड़ता है, नेपाल में। और इसके साथ साथ ये जो माउंट अन्नपूर्णा है, ये वर्ल्ड का 10th हाईएस्ट पीक है। 10th हाईएस्ट पीक, यानी कि दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा शिखर भी है। तो इस तरीके से ये दोनों फैक्ट भी याद रखने हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो महिला का नाम पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पाया जाता है? दिस इज द नेपाल, नेपाल में पाया जाता है, और ये दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा शिखर या फिर हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट, किस देश में तितलियों की अधिकतम प्रजातियां पाई जाती हैं? ओके, यानी कि वेराइटीज ऑफ बटरफ्लाइज की बात करें तो विच कंट्री हैज द मैक्सिमम स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज? तितलियों की अधिकतम संख्या किस देश में आपको मिलती है? अगर आपको आंसर पता होगा तो आपने दे दिया है। कोलंबिया। ओके, कोलंबिया ये कंट्री जो पड़ता है, ये पड़ता है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, या जिसको हम दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट भी कहते हैं या महाद्वीप कहते हैं। ओके, ये कोलंबिया में आपको, जहां पर सबसे ज्यादा आपको बटरफ्लाइज की स्पीसीज को यहाँ पर देखा गया है और यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो आपको कंट्री का नाम भी याद रखना है, और कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज का नाम बताना है। द फर्स्ट बैट्समैन हु हिट 350 सिक्सेस इन आईपीएल। ये तो आप लोग को पता होगा, बहुत लोग को पता होगा, सभी आईपीएल के फैन हैं। ओके, आंसर इज क्रिस गेल। क्रिस गेल पहले ऐसे बल्लेबाज हैं, ये बैट्समैन हैं जिन्होंने आईपीएल में 350 छक्के या 350 से ज्यादा छक्के लगाए। ओके, तो ये पहले नंबर पर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस लगाने वाले हैं ये आईपीएल में, फर्स्ट पोजीशन। अगर हम दूसरे पोजीशन की बात करें तो दूसरे पोजीशन में आते हैं एबी डिविलियर्स। तीसरे पोजीशन की बात करें तो तीसरे पोजीशन पर आते हैं आपको रोहित शर्मा। फोर्थ पोजीशन पर आते हैं आपको विराट कोहली। और सिक्स्थ पोजीशन पर आते हैं आपको फोर्थ पोजीशन पर आते हैं आपको एम एस धोनी। और सिक्स्थ पोजीशन पर आते हैं आपको विराट कोहली। अब इसमें पांचवा कहाँ गया? पांचवे पर आते हैं केरन पोलार्ड। ठीक है, इतना नहीं याद रखना है, पहला आप ये याद रखिए कि हाँ ये क्रिस गेल है। और एक आपको हो गया जिन्होंने सबसे मैक्सिमम छक्के मारे हैं, तो क्रिस गेल का हो गया। इंडियन का पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है। तो इंडिया की तरफ से या इंडियन बैट्समैन में आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले हैं रोहित शर्मा, जो कि तीसरे नंबर पर है ओवरऑल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, किस देश ने चक्रवात यास को नामित किया है, यानी कि उसका नाम रखा है? विच कंट्री हैज नॉमिनेटेड साइक्लोन यस। ये आपको पता है ना कि जितने भी साइक्लोन आते हैं इधर आपको इंडियन ओशियन में, इनका नामकरण किया जाता है अलग अलग कंट्रीज के द्वारा। तो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर के आसपास में रहने वाले जो देश हैं वो यहाँ पर आने वाले साइक्लोन का नामकरण करते हैं। तो अभी जो संभवतः जून में ये आपको आया था चक्रवात यास, तो इसका नामकरण किस देश ने किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन इज डी, ओमान। ओमान के द्वारा ये चक्रवात को यास का नाम दिया गया है। ओमान एक अरेबियन कंट्री है। आप देखिएगा हिंद महासागर के मैप में, तो हिंद महासागर में सबसे वेस्ट में यानी कि सबसे पश्चिमी भाग की तरफ आपको ओमान दिखेगा। सऊदी अरेबिया के साउथ में नीचे की तरफ आपको ओमान, यमेन वहां पर देखेंगे। तो ओमान ने इस चक्रवात का नाम यास रखा है। ये यास चक्रवात कहाँ पर आया था ये भी पूछा जा सकता है। तो हिंद महासागर में तो आया था, तो हिंद महासागर में कहां पर? हिंद महासागर में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में नहीं। तो ये आपको भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि कहां पर आया था, तो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। ओके, तो इस तरीके से जो 20 क्वेश्चन था हमने आज पूरा कर लिया। हर रोज इस तरीके की सीरीज आपको मिलेगी। नेक्स्ट डे अगेन हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक और चीज, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा ये क्वेश्चंस वाला, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में इसको मैं पोस्ट कर दूंगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम पर जाके आप सर्च भी करेंगे चैट विद MK, तो वैसे भी आपको मिल जाएगा ये ग्रुप। अदरवाइज लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये चाहिएगा क्वेश्चन वगैरह, तो मैं वहां पर इसको पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड गुड।